आज इब्तदाइया में अपने मोहतरम व्यूअर्स के सामने जनाब एयाज अमीर साहब का एक कॉलम रखना है। इस कॉलम पे आपने गौर करना है। इस कॉलम में जर्नैल है, इस कॉलम में एक चीफ जस्टिस है, इस कॉलम में दो गाने वालियां हैं। फिर डॉट कनेक्टिंग आपने खुद करनी है कि गाने वालियों का किरदार जबरदस्त था या जर्नैलों का सदा के झूठे और मुनाफिक इनका किरदार वो जबरदस्त था। डॉट कनेक्टिंग आपने खुद करनी है। सईद मेहदी जो कि सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, अपनी हाल ही में शाये होने वाली खुद नविश्त में लिखते हैं कि मुल्तान में अंडर ट्रेनिंग एसी थे, यानी सईद मेहदी साहब एसी थे। तो कमिश्नर मुल्तान के खिलाफ मार्शल लॉ इंक्वायरी चली। साबका मातहतों ने उनके खिलाफ गवाहियां दी। सारे मातहत हस्ब मामूल पाकिस्तान में जिस तरह होता है, डीसी साहब के खिलाफ गवाहियां दे दी। कमिश्नर गाने की महफिलों के शौकीन थे, लिहाजा मशहूर जमाना इकबाल बानो और सुरैया मुल्तानेकर को भी बुलाया गया। इन दो गाने वालियों के गाने डीसी साहब शौक से सुनते। जी, बुलाया गया। उन दोनों ने कमिश्नर के खिलाफ एक लफ्ज न कहा। उन दोनों ने कमिश्नर के खिलाफ एक लफ्ज न कहा। पूछा गया कि महफिलों का कितना पैसा मिलता था, तो उन्होंने कहा ये हमारे गुरु और महाराज हैं, इनसे मुआवजा लेना गुनाह समझती हैं। तारीख पाकिस्तान का मुताला किया जाए तो लगता है कि जिन्हें उस मुआशरे में या इस मुआशरे में गाने वाली कहा जाता है, उनका किरदार बड़े बड़े लोगों के किरदार से कहीं ऊंचा है। अब ये गाने वालियां और असद उमर, ये गाने वालियां और फौद चौधरी, ये गाने वालियां और इमरान इस्माइल, जरा मुआवजा करें ना। ये गाने वालियां और अली जैदी वफाकी वजीर, ये गाने वालियां और जो है ना वो फरोख हबीब फैसलाबाद वाला, आप खुद डॉट कनेक्टिंग कर लें। जी, कहीं ऊंचा है। ऐसी तहरीरें पढ़ के डिप्रेशन सा हो जाता है। किरदार के लिहाज से घटियापन का मुजाहरा इतना सामने आता है कि कौम की हालत पर हाथ खड़ा करने को जी चाहता है। जनरल परवेज मुशर्रफ के कब्जा इक्तदार के बाद नवाज शरीफ के साथ सईद मेहदी भी गिरफ्तार हुए। तकरीबन 2 साल बाद जमानत पर रिहाई मिली तो किसी एयरपोर्ट लाउंज पर चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान से मुलाकात हुई। इतने में DGISI साबका लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद, जिनका 12 अक्टूबर 1999 के वाकयात में बड़ा रोल था, वहां से गुजरे। सईद मेहदी लिखते हैं कि चीफ जस्टिस तकरीबन भागते हुए जनरल के पीछे गए और कहा कि इतना अरसा हुआ मुलाकात नहीं हुई, आप अपना सेल नंबर तो दे दें, बहुत बातें डिस्कस करनी हैं। ये मुल्क का चीफ जस्टिस है जो भाग कर गया है लेफ्टिनेंट जनरल के पीछे। ठीक है जी। वापस आकर सईद मेहदी से कहा कि इस शख्स का अब भी बहुत असर रसूख है। पाकिस्तान में चलते यही है। यही जस्टिस साहब थे इरशाद हसन खान, जिन्होंने एक तो जनरल मुशर्रफ के कब्जा इक्तदार को जायज करार दिया और आइन में तरमीम करने का हक भी दे दिया कि 3 साल में वो जितनी तरमीम कर ले। इससे पहले चीफ जस्टिस अनवारुल हक ये इख्तियार जनरल ज़ियाउल हक को भी दे चुके थे। ये वो चीफ जस्टिस था जब नवाज शरीफ गिरफ्तार थे तो बिल क्लिंटन पाकिस्तान में आए एक दिन के लिए, तो उस महफिल में चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस वॉशरूम गए, बिल क्लिंटन उनके पीछे चले गए और वॉशरूम में चीफ जस्टिस को कहा था कि ख्याल करना, नवाज शरीफ को सजा नहीं देना, खासकर सजाए मौत। वॉशरूम में पाकिस्तान की तकदीर तय हो रही थी। जिपें खुली हुई। अमरीकी सदर
पाकिस्तान का चीफ जस्टिस। बाकी आप सारा खुद अंदाजा लगा लें। ये कब्जा बहुत सौ को पता होगा, लेकिन सईद मेहदी इसका इयादा करते हैं कि वजीर आजम भुट्टो, अब आपने सुनना है, वजीर आजम भुट्टो मुल्तान के दौरे पर गए तो उनका क्याम सादिक हुसैन कुरैशी के घर था। शाम को बैठे तो पता चला कि एक गाड़ी बार बार घर का चक्कर लगा रही है। कुरैशी से पूछा तो पता चला कि चक्कर लगाने वाले कोर कमांडर खुद लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउल हक हैं, जो उस वक्त कोर कमांडर मुल्तान थे। जी, वजह पूछी तो पता चला कि कोर कमांडर बजाते खुद वजीर आजम की हिफाजत करना चाहते हैं। चीफ बनना था ना। आगे सुने। भुट्टो बड़े इंप्रेस हुए और अगली शाम 7 बजे जनरल से मिलने का कहा। अगली शाम मसरूफियात कुछ और थी तो कुरैशी के घर 10:30 बजे रात लौटे तो क्या देखते हैं कि कोर कमांडर मुल्तान इंतजार कर रहे हैं। 7 बजे बुलाया गया, 10:30 बज गए। भुट्टो के लिए बैठा था। भुट्टो ने कुरैशी से कहा, याद कराना था कि जनरल को बुलाया हुआ है। ज़ियाउल हक से पूछा, हमें देर हो गई तो आप वापस क्यों न गए, गौर करना है प्लीज। तो ज़ियाउल हक ने कहा, मुझे आने का हुक्म था, जाने का हुक्म नहीं था। हाया मुनाफको, हायो झूठो। आगे देखें। दूसरे दिन इस्लामाबाद वापसी के लिए जहाज में चढ़े तो बेगम नुसरत भुट्टो से वजीर आजम ने कहा कि अच्छा हुआ हम मुल्तान आए, मेरा एक पेचीदा मसला हल हो गया, पता चल गया किसको नया आर्मी चीफ बनाना है। भुट्टो साहब ने डेथ वारंट पे साइन कर दिए सीढ़ियां चढ़ते हुए। भुट्टो की फांसी के दिन जनरल ज़िया ने फॉरेन ऑफिस में एक मीटिंग रखी हुई थी। मक्कारी का अंदाजा लगाएं कि पिंडी जेल से गुजरे तो मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछा कि भुट्टो साहब की फांसी हो गई है। मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि रात 2 बजे फांसी हो गई थी। तो जनरल ज़िया ने कहा, भुट्टो साहब से मेरे बड़े करीबी तल्लुकात थे और वो मुझ पर मेहरबान भी बहुत थे, लेकिन अदालती के फैसले के सामने मैं बेबस था, जो कि मैंने खुद करवाया था। दबाव डाल के जजों की गिची पे पैर रख के मैं मजबूर था अदालती फैसले के सामने। और आप जानते हैं कि जर्नैल अदालती फैसलों का कितना एहतराम करते हैं, आइन का कितना एहतराम करते हैं। हाथ में तस्बीह होती है, हर वक्त आइन 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 जो है वो कहते रहते हैं। बहरहाल जी, मैं बेबस था। फिर चलती गाड़ी में भुट्टो साहब के इसाले स्वाब के लिए हाथ उठा लिए। दसो, अब्दुल्ला बिन उबई याद आता है कि नहीं? हाथ उठा लिए। ड्राइवर ने भी हाथ उठाए तो एडीसी ने इशारा किया कि तुम तो स्टीयरिंग व्हील पर ध्यान दो। ड्राइवर ने भी हाथ उठा लिए फातेह के लिए। जी, फांसी से पहले मेजर जनरल राहत लतीफ ने डीसी रावलपिंडी सईद मेहदी से कहा कि भुट्टो साहब को बताओ रहम की अपील का आखिरी दिन है। सईद मेहदी कोठरी तक गए, सलाम किया और रहम की अपील का जिक्र छेड़ा। सईद मेहदी की तरफ देखते हुए भुट्टो ने पूछा, मुझे जानते हो? तो सईद मेहदी ने कहा, सर आप जुल्फकार अली भुट्टो हैं। भुट्टो ने अपने बाप का नाम पूछा तो सईद मेहदी ने कहा, सर शाहनवाज भुट्टो। भुट्टो ने ज़ियाउल हक के बाप का नाम पूछा कि ज़िया के बाप का नाम बताओ। तो सईद मेहदी ने कहा, सर नहीं जानता। भुट्टो ने कहा, कोई मौलवी हक होगा। और क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो कि मैं रहम की अपील करूं? और जैसा दुनिया जानती है, भुट्टो तख्तेदार पर गए और रहम की अपील न की। कारगिल पर काफी तफसील से, अब अगला जर्नल आ गया। कारगिल पर काफी तफसील से किताब में बुनियादी हकीकत तो साफ जाहिर होती है कि वजीर आजम नवाज शरीफ को कारगिल ऑपरेशन का कुछ इल्म न था। उन्हें क्या बेशतर कोर कमांडर्स और नेवी और एयरफोर्स के सरबराह इस ऑपरेशन के बारे में अंधेरे में रहे, उन्हें भी नहीं पता था। अब पता चला क्यों एयर चीफ की कमान ली गई है। एयरफोर्स अपने अंडर, नेवी अपने अंडर, ये डॉट कनेक्टिंग कर लें।
उनको भी नहीं पता था। ये तो भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने नवाज शरीफ को फोन किया और कहा कि एक तरफ तो लाहौर बुलाते हो, मुझसे पाकिस्तान तस्लीम करवाते हो और अमन की बातें, और साथ ही मेरी पीठ में छुरा घोंपना। नवाज शरीफ परेशान हो गए और कहा मामलात का पता करता हूं और वापस आऊंगा। नवाज शरीफ की गलती कि दोबारा वाजपेयी को फोन न किया। मुशर्रफ से पूछा तो उन्होंने ओजड़ी कैंप रावलपिंडी में ब्रीफिंग का कहा। यह कोई 10 अप्रैल की बात है। ब्रीफिंग में मुशर्रफ ने राम कहानी सुनाई कि कश्मीर पर कब्जा होने वाला है। सवाए जनरल मजीद मलिक के क्या डिफेंस सेक्रेटरी जनरल इफ्तिखार, आईएसआई सरबराह जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट और हमारे दोस्त फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद खान, किसी ने कोई चुभता हुआ सवाल न पूछा। बुनियादी सवाल तो वजीर आजम को करना चाहिए था कि किसकी इजाजत से ऑपरेशन शुरू किया। ऐसी कोई बात वहां न हुई। उल्टा पाकिस्तान की फतह और कश्मीर की आजादी के लिए हाथ उठाकर दुआ की गई। यहां पे ये कहता ना ग्वाला मंडेला कि किसकी मर्जी से ये हो रहा है, किसकी इजाजत ली है सरकारी मुलाजिम होकर। बहरहाल कारगिल में हालात इतने खराब हुए कि नवाज शरीफ को सदर बिल क्लिंटन से तरले करने पड़े कि वो मुदाखलत करें। 4 जुलाई अमरीकी छुट्टी के दिन नवाज शरीफ क्लिंटन से मिले और फिर जाकर कारगिल में जंग बंदी हुई और पुरानी पोजीशनें बहाल हुई। फिर ये तमाशा देखने के लायक है कि बजाय नवाज शरीफ के शुक्रगुजार होने के मुशर्रफ और उनके साथी ये कहानी फैलाने लगे कि कश्मीर तो हमारे हाथ में था, लेकिन सियासी लोग डर गए और हमारे शहीदों का खून रह गया। ये कुरकुरे निकाल लाए, सारा कुछ नवाज शरीफ पे डाल दिया। जी, नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत तब सोई हुई थी। मुशर्रफ को हटाना तब चाहिए था और कारगिल बेवकूफी के जो मेमार थे उनके सबके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। वो मौका था जो नवाज शरीफ ने हाथ से जाने दिया। 12 अक्टूबर तक तो मिस्टर मुशर्रफ फिर संभल गए। उस वक्त उसको हटाना बेवकूफाना अमल था। शेक्सपियर जूलियस सीजर में कहता है कि एक वक्त होता है कुछ करने को और वो वक्त हाथ से निकल जाए तो फिर आदमी हाथ मलता रहता है। शेक्सपियर ने कहा वहां पे मुशर्रफ को डिसमिस करना था। वहां पे पूरे जो जर्नैल थे उनको डिसमिस करना था कि ये एडवेंचर किसका था। लेकिन वही इक्तदार मिला हुआ है जो इनकी कमजोरी है। बाद में तो वो संभल गए, फिर नतीजा भुगता। यही तब हुआ और अपनी कोताही की भारी सजा नवाज शरीफ को भुगतनी पड़ी। ऐसे वाकयात पढ़कर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि धरती और अवाम का क्या कसूर कि कैसे खोटे सिक्के बतौर लीडरशिप इस कौम को नसीब हुए। कितनी बदकिस्मत कौम है, कितनी बड़ी कौम है। 25 करोड़, कैसे टैलेंटेड लोग हैं, कैसे मेहनती लोग हैं, कैसे सोने जवान हैं। बैरून मुल्क जाते हैं, अपनी अंपायर्स खड़ी कर देते हैं, हजारों लाखों अरबों कमाते हैं, और यहां पे इनका वास्ता कभी ज़ियाउल हक से, कभी मुशर्रफ से, कभी नवाज शरीफ से, इनसे पड़ता रहता है। जी, तो कि अवाम का क्या कसूर बतौर लीडरशिप इस कौम को नसीब हुए। या तो किस्सा पारी ना हो फिर और बात है, लेकिन इशराफिया और क्यादत की बात करें तो हिमागीर दिवालियापन ही नजर आता है। आज क्या है, भुट्टो की माफी को, इमरान खान की माफी को, वो 77-78 था, अब 2026 है। कहीं आगे बढ़ी है कौम कि एक ही जगह पे खड़ी है। डॉट कनेक्टिंग आप करें। कौन समझाए ये तल्ख हकीकत इस कौम को कि कैद आजम हम में से नहीं थे। सीधी बात है, वो हर लिहाज से मुख्तलिफ थे, सोच मुख्तलिफ, किरदार मुख्तलिफ। जैसा कि हमारी नाकामियां गवाही देती हैं, उनके म्यार पर हम उतर न सके। जो कैद आजम ने, मैंने आपको कई दफा बताया है, कसम पैदा करने वाले की अगर जिना वापस आ जाए
टाइम ट्रेवल करके अगर डॉक्टर इकबाल वापस आ जाएं तो वो सर पीट लेंगे, वो बाल नोच लेंगे, वो अपना मुंह नोच लेंगे कि इनके लिए हमने ये सारा कुछ किया। गोरों से पंगा, हिंदुओं से पंगा, सिखों से पंगा, मरहटों से पंगा, तारीख की सबसे बड़ी हिजरत, तारीख के कुएं भर गए लाशों से, जवान लड़कियों के पेट चाक करके बच्चे निकाले गए, इनके लिए, इस सब के लिए ये जो अब हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 18 जनवरी 2026 है और दिन है इतवार का। वैसे भी हमें जो छुट्टियां हैं वो बहुत पहले की याद होती हैं कि फलां तारीख को जो है वो छुट्टी है। आज तो वाकई छुट्टी है, आपको लाजमी याद होना चाहिए। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन जो है वो खबरें रखनी है, वायरल ट्वीट्स रखने हैं, एक वीलॉग रखना है, लेकिन जो कुछ था वो तो मैंने आपके सामने रख दिया कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमारा इंजाम क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या है, वो आप अपने जो है वो लीडर्स देख लें। आप सोशल मीडिया पे तस्वीरें देख लें कि वैसे DGISPR जब आते हैं तो फितनतुल हिंदुस्तान, लेकिन जाती उमरा में जो ड्रेसिंग हुई वो सारी की सारी बकौल उमर अली वो थी जी। कौन से ये हैं हमारे मेजबान, ये मेजबान है जी मनीष मल्होत्रा, इनका सारा कुछ हिंदुस्तान में है, वहां से इनके ड्रेस आ सकते हैं। वैसे दुश्मनी है, वैसे पानी बंद है, चिनाब पे डैम बन रहा है, पाकिस्तानी किसानों को पानी रोक दिया गया है, आलू नहीं जा सकता, टमाटर नहीं जा सकता, ना आ सकता है, इंडिया का भारी भरकम केला नहीं आ सकता। लेकिन जाती उमरा की जितनी भी ड्रेसिंग थी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जो भी लहंगा था वो 70 लाख से कम नहीं था, और जाती उमरा तक, एयरपोर्ट से जाती उमरा तक अर्के गुलाब वो जो है ना वो छिड़का गया। कोई मुझे बता सकता है कि ये लोग इतने अमीर हैं, ये लोग ओरिजिनल अमीर हैं, यानी इनका पेछा जाती उमरा से, ये वहां क्या करते थे? ये मैं आपको बताता हूं कि ये 7 भाई, इनका सबसे बड़ा भाई बरकत आया था लाहौर में काम करने के लिए, और उसने स्टील पिघलाई की फैक्ट्री में काम शुरू किया था। फिर उसने 2-2 करके भाई बुलाए थे, और फिर इनका जो छोटा भाई था मियां शरीफ, वो पढ़ा लिखा था, उसको ये बहू कहते थे। उस मियां शरीफ ने तबाही मचाई। वो जानता था कि जनरल जिलानी को कैसे कवर करना है, जिया को कैसे कवर करना है। जिया ने फिर इन पे वो खून बरसाया। अभी जिया की आपको इल्लत बताई है, जिया किस किस्म का बंदा था, अभी भुट्टो के साथ जो किया बता दिया है। भुट्टो ने इनकी इत्तेफाक फाउंड्री को नेशनलाइज किया था, और जिया ने न सिर्फ इनके हवाले की बल्कि करोड़ों रुपए भी दिया कि इसको चलाओ। इनकी शादी का जो खर्चा है, वो जो लाखों लड़कियां बैठी हैं जिनके बालों में चांदी के तार उतर रहे हैं, जो वालिदैन शादियां नहीं कर सकते, जो बेटियों की बद्दुआएं ले रहे हैं, जो एक इस्लामी खूबसूरत सुन्नत पूरी नहीं कर पा रहे। पूरे पंजाब में वन डिश है, जरा यहां पे चेक करें। ये दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कौम को कि गंदी नाली के कीड़ो, ए मक्खियों, ए मच्छरों, ये देखो। उस दिन फरियाल तालपुर की बेटी की शादी थी, मुंह बोली बेटी, पूरा GHQ वहां पे था, पूरा GHQ। आज मेरा ख्याल है वलीमा है, सारा GHQ मौजूद होगा। इनको कभी कहें कि हमारी शादी पे आ जाएं, मेरी बेटी की शादी है, हमारी बेटी, इनमें क्या खूबी है? शरीफ खानदान में क्या खूबी है? क्या खूबी है जरदारी खानदान में? सैयद मुनव्वर हसन को आप जानते हैं, फकीर आदमी, दरवेश आदमी, अमीर इजमा इस्लामी। जब उनको दूसरी दफा वोट नहीं पड़ा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। उनकी बेटी की शादी का कार्ड मुझे आया था। मुझे क्या औकात है मेरी? उनकी बेटी की शादी का कार्ड, लेकिन कराची में था, मेरी इतनी औकात ही नहीं थी। फिर अमीर जमात इस्लामी, वो भी सैयद मुनव्वर हसन, इतनी जनी आग थे, आग सैयद साहब। वहां पे वाकया क्या पेश आया जो आपको बताना है।
وہاں پہ واقعہ یہ پیش آیا کہ سید صاحب کی بیٹی پہ سارے لوگ گئے، وزیر اعظم، صدر اور پتہ نہیں کون کون، اتنے تحائف ہوئے، کیا سونے کے سیٹ، کیا نقدی، کیا پتہ نہیں کیا کیا۔ تو کیا کیا سید صاحب نے پتہ ہے؟ بیٹی کو کہا کہ بیٹی یہ تحائف جماعت اسلامی کو ملے ہیں، جماعت اسلامی کو، تمہیں کون جانتا ہے؟ سید منور حسن کون ہے؟ جماعت اسلامی کا سربراہ ہے۔ وہ پوری گانڈ باندھ کے منصورہ لے گئے، جو ملا تھا، اور منصورہ میں جو امیر کی رہائش گاہ ہے، چشم دید گواہ ہیں کہ سید منور حسن نے 5 سال میں وہ رہائش گاہ استعمال نہیں کی۔ وہ ایک کمرہ تھا، ایک اس میں بستر تھا، کچھ کتابیں تھیں منصورہ میں، وہاں پہ انہوں نے قیام پذیر ہوئے سید منور حسن۔ لیکن سید منور حسن عمران کی بڑی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ اس کی داڑھی ہے، نہ اس کی مونچھیں ہیں، لیکن بہت اچھا آدمی ہے۔ یہ سید صاحب کہتے تھے۔ امیر جماعت اسلامی کی بیٹی کی یہ شادی دیکھ لیں، کتنے پاکستان کے نام پہ انہوں نے تحفے پکڑے ہوں گے۔ اور شادی کے آنے سے پہلے 3-4 دن پہلے پورا ایئرپورٹ تبدیل کر دیا گیا، پورا ایئرپورٹ۔ وہاں پہ لونج بنایا گیا جہاں پہ گیسٹ آئیں گے، عربی شہزادے آئیں گے، انڈیا سے بندے آئیں گے۔ اس طرح ملک چلتے ہیں، اس طرح۔ کیوں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے 8 فروری کو مہربانی کریں، 8 فروری کو مہربانی کریں، ملک بند کریں، دکان بند کریں، موٹر سائیکل بند کریں، گاڑی بند کریں، بس بند کریں۔ نہ ڈنڈا، نہ جھنڈا، نہ سوٹا، نہ پتھر، کچھ بھی نہیں، ملک بند کریں۔ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں منظور۔ ہم شودروں کی طرح نہیں رہ سکتے، بالکل نہیں رہ سکتے۔ اور جرنیل ذہن میں رکھے، یہ جو معیشت کی بربادی کر رہے ہیں نا، پھر یہ بجٹ آئے گا نا لپیٹ میں، ڈیفنس بجٹ، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہون چھوڑاؤ، خیریت ہے؟ یہ جب ڈیفنس بجٹ آپ کا سکڑے گا نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا آپ کو۔ 8 فروری سواب ملے گا آپ کو، سواب۔ چھوڑ دے عمران خان کو۔ کون کہہ رہا ہے عمران کے لیے؟ ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دھرتی کے لیے۔ چھوڑ دے عمران کو، نہ چھوٹے عمران۔ آپ پہ کوئی حق نہیں ہے ملک کا، اس دھرتی کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں کیوں بول رہا ہوں؟ میں نے کیوں جو ہے نا جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے؟ کیوں؟ کتنے ڈالرز ملتے ہیں مجھے، وہ ویوز دیکھ لیں۔ لیکن میں پاگل پن کی حد تک محبت کرتا ہوں پاکستان سے، میں پاگل پن کی حد تک محبت کرتا ہوں اپنے لوگوں سے، اور خاص کر میرے غریبوں سے۔ خاص کر میں بہت غریب آدمی ہوں، بہت غریب، ایک ٹرک ڈرائیور کا بیٹا، بہت غریب آدمی ہوں۔ مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے غربت کا۔ میں نے کھڑکی سے سردی نہیں دیکھی، نہ میں نے اے سی میں بیٹھ کے گرمی نہیں دیکھی، نہ وہ تیرا میں دیکھیں، ادھر لیں گے 70 لاکھ کے، ادھر تیرا دیکھیں۔ میرا ان سے تعلق ہے، میرا تیرا سے تعلق ہے، میرا تعلق ان بچیوں سے ہے، میرا تعلق ان بچوں سے ہے۔ میں نسل پٹھان ہوں، میرا ان سے تعلق ہے، میرا ان بھڑووں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان نو دولتیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان 70 لاکھ کے لہنگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا، جنہوں نے شکلیں چینج ہو گئی، شکلیں، ہونٹ چینج، گردنیں چینج، چہرے چینج، ٹیکے لگوا کے۔ اور آڈیٹر جنرل کیا کہتا ہے ان کی حکومت میں کہ یہ سرکار، یہ مکھیہ منتری والی 1 کھرب کراس کر گئی ہے کرپشن میں۔ ان کو آڈیٹر جنرل کہتا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، 1 کھرب کراس کر گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جنیوا سرجریاں۔ ٹرمپ آ رہا ہے سوئٹزرلینڈ، زیورخ، یہ لیلا 17 سیٹوں والا، یہ سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے اس کی بغلیں سونگنے۔ سنا اس کی بغلوں میں سے کلاس کی خوشبو آتی ہے، ٹی روز کی طرح، اس کی بغلیں سونگے گا۔ اور کیا سونگے گا یہ نہیں بتا سکتا، یہ سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے۔
अब स्विट्जरलैंड और इसका मुंह या इसकी पर्सनैलिटी आपस में मैच करते हैं। ये स्विट्जरलैंड जा रहा है ज्यूरिख में, सिर्फ अब्बा आ रहा है जिसने इनके सर पे हाथ रखा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉडिया। एक व्यूअर ने कहा है कि जी टैरिफ क्या होता है? और मेरे भाई टैरिफ टैक्स को कहते हैं, टैक्स को, कि जी आप अमेरिका को ये चीज बेचेंगे ना, आप 10% टैक्स इजाफी देंगे, 20% टैक्स देंगे, 30% टैक्स देंगे। टैरिफ का मतलब है टैक्स। एक व्यूअर ने पूछा सवाल कि सर टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मतलब है टैक्स। जिस तरह आप कोई चीज खरीदे ना बाजार से तो ऊपर टैक्स लिखा हुआ होगा, वो टैक्स है। जिस तरह मैंने बताया कि 100 रुपए आप पेट्रोल पे दे रहे हैं, फी लीटर पे पेट्रोल पे आप 100 रुपए जो है वो दे रहे हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी हुकूमत चल रही थी फिरौन की, जबरदस्त, रामसेस। ये याद रखें कि जो मिस्र का बादशाह होता था उसका टाइटल होता था फिरौन, नाम नहीं था ये नाम नहीं था, ये टाइटल था। मिस्र पे फिरौन, रोम पे कैसर सीजर, ईरान पे किसरा और हबशा में नजाशी, ये टाइटल थे। जो फिरौन सादा संगी आई ना, जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भिड़ा, उसका नाम था रामसिस दी सेकंड, रामसिस द्योम सेकंड। बड़ी अच्छी हुकूमत चल रही थी, इतनी खुशहाली थी कि आप सोच नहीं सकते। रामसिस के दौर में मोहसिन नकवी ने एक दिन कहा रामसिस को, एक दिन मोहसिन बेग ने कहा, एक दिन शहबाज शरीफ ने कहा, एक दिन जरदारी ने कहा कि सर आप खुदा बन जाए, अब खुदा बन जाए, अल्लाह खैर चला, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसने कहा बड़ा अच्छा आइडिया है, स्ट्राइकिंग आइडिया है, खुदा, कल तो खुदा बन गया, खुदा बन गया। पूरा दरबार भरा हुआ था नजूमियों से और जादूगरों से। उनसे पूछा कि हाँ जी ये जो बादशाही है कब तक कायम रहेगी और कब तक जो है ना ये लहराम बहरा जारी रहेंगी? तो उन्होंने कहा जी उस वक्त तक जब बनी इजराइल में एक बच्चा पैदा होगा, बड़ा कमाल का बच्चा होगा, बड़ा गुगनू मुगनू और प्यारा बच्चा होगा, वो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी लतां बांधे सी, जो मर्जी है करें। उन्होंने कहा जी किस तरह करें कि बनी इजराइल के जो बच्चे हैं ना, जो पैदा हो कत्ल करें, जो पेट में हो पेट चाक करें, पेट निकालें कत्ल करें, ना हो सी बच्चा तो ना हमारे खतरा होगा। ऊपर वाला भी देख रहा था। ऊपर वाला मुहावरतन कहते हैं यार, एक व्यूअर इतराज कर रहे थे, मुहावरतन कहते हैं, छोड़ दिया करें छोटी छोटी बात, मुहावरतन कहते हैं वो हर जगह मौजूद है, शरक से करीब है, मुझे भी पता है, मैं भी उसी को मानता हूं। ये मैं ऊपर वाला, यानी एक हम कहते हैं ना कि ऊपर वाला भली करेगा, एक ऊंचा मकाम देते हैं और तो कुछ नहीं है। आप छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं कि आप ऊपर वाला क्यों कहते हैं। बहरहाल जी वो देख रहा था कि कार लें जहां तक घोड़े भगाए फिर हम अपनी चाल चलेंगे। उन्होंने घोड़े भगाए, बाज किताबों में 70,000, बाज किताबों में 90,000, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, पता नहीं कितने बच्चे वो चले गए। जो असल बच्चा था वो बीवी के हाथ लग गया, खेलता हुआ संदूक में महल में पहुंच गया, फल ते दूध ते सिरेलैक मेजी बेबी, फिर पलट कर निगाह नहीं आई, उन पे कुर्बान हो गई होगी। वो मौजा, ऊपर वाले ने अपना पत्ता फेंक दिया, ठीक हो गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो किया तो आपको पता है। ये क्या कर रहे हैं इनाक जी के, किस तरह ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी रहेगी, किस तरह ये इस्तिस्ना रहेगा, किस तरह 2030 तक, फिर 2035 तक, फिर 2040 तक, फिर 45 तक, फिर 50 तक, फिर 2098 तक, फिर 3010 तक, फिर 3025 तक, फिर 3098 तक, फिर 4010 तक, फिर 4099 तक, आगे चलते जाएं।
किस तरह मैं चीफ रहा था। उन्होंने कहा जी ये जो 18 साल वाले हैं ना, लौंडे लपाड़े, इनके वोटों पे पाबंदी लगा दे, पेट चीरो, कत्लेआम करो। इनको पता ही नहीं है। कमरुज़्मान कारा जैसा लानती कहता है कि 18 साल वाले मंशूर नहीं पढ़ सकते, और खुद वो 19 साल का जो अंडे से निकला जरदारी का लौंडा, उसको अपना चेयरमैन बना लिया। उसके पैम्पर इन्होंने, कमरुज़्मान कारा लोग पैम्पर उतारते, सूंघते, फिर फेंकते, फिर उसको वो चेयरमैन है ना जिसके पैम्पर बांधे। और लड़कों को, लड़के जितने सियाणे हैं ना, मेरा तो वास्ता है भाई, मेरा तो वास्ता है। आपको पता है कि मैंने 2024 से टीचिंग छोड़ दी है इनसे तंग आके। मैंने कहा तुसा मेरे प्यो हो, बस खत्म खत्म, दैट्स इट। मैंने 93 से लेकर 2024 तक बड़ा नाम कमाया, बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। 24 में मैंने कहा बस अब नहीं, अब नजर में हया नहीं है, अदब नहीं है। वो कह रहे हैं जी कि वोटों पे पाबंदी लगा दो पाबंदी। मैं तो कहता हूं कि आपका एटमी असला चेक हो जाएगा। जनरल साहब को मशवरा है कि एक हल्का जो है ना, हल्का सुरूर नहीं, हल्का जो है एक एटमी हमला अगर पीटीआई ते कर रहे हो, जिस तरह वो कल सुहेल आफरीदी पूरे हजारे को फतह कर रहा था, पूरा डिवीजन, एबटाबाद, कलंदराबाद, हत्तार, हरिपुर, सारा उन्होंने झाड़ू फेर दिया। नवाज शरीफ के ससुराल का उते हल्का जो है ना एटम बम सेट करना, बस पटियाला जेल में हल्का सा ना एटम बम फेंक दे। ये पीटीआई को खत्म करो ना। यानी मैं तो को मुफ्त मशवरा दे रहा, हालांकि मैं मुफ्त मशवरा ना देना। अब जी 18 साल 2026 में फिरौन आ गया है, बंद कर दें। इमरान को तो मैंने बूढ़े दीवाने देखे, बूढ़े ज्यादा रोते हैं इमरान की तस्वीर देखकर, ज्यादा देखते हैं। आपने अभी तक अगर चैनल के साथ छेड़छाड़ नहीं की तो करें, क्योंकि छेड़छाड़ करना हमारा कौमी खेल है। कहीं शादी पे रोला डालना, मैं शादी पे नहीं बैठता, और सालन में नमक ज्यादा है, सालन में मिर्च ज्यादा है, पानी ठंडा कोनी, क्योंकि ना रोला तो मारना होना है। सारी फूफी रोला करनी है, मासी रोला करनी है, तुसा रोले करने हो, बुढ़े रोले करने, लोगों ने खुशियां भांग पाने आसा, वो तो सारी याद होते। तो मेरे चैनल छेड़छाड़ करो, उधर छेड़छाड़ न करो। इसको लाइक करो, इसको शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो। तो सब तो वही गल है कि जेड़े थोड़े जाए बंदे देखने हो वो पूरी वीडियो देखी करो। वीडियो देखने के बाद मुझे पता है आपने डोनाल्ड ट्रंप से मिलना होता है, उसके बाद आपने सैयद अली खामेनेई के साथ मिलना होता है, उसके बाद आपने इमरान खान से मिलने जेल जाना होता है। इमरान खान आपसे डिस्कस करता है, लेकिन पहले आवाज बंद करके ये वीडियो जो है वो पूरी देख लिया करें। खबरें मैंने पढ़ी नहीं है, बताए नहीं है, बहुत सारी खबरें थी, लेकिन आज मीर साहब दरमियान में आ गए। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए।